नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे आज सोने की, जहां पर 75,000 के स्तर अब यहां पर करीब आते हुए नजर आए हैं। दिसंबर में किस तरह की रेंज रह सकती है, बुक क्लोजिंग का कितना असर पड़ेगा ईयर एंड से पहले सोने के प्राइसेस पर, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल देर रात $2 यानी कि 3% की गिरावट देखने को मिली है। सेफ हेवन खरीदारी थोड़ी सी ईज ऑफ होती हुई नजर आई है, लेकिन यहां से अब प्राइसेस कहां जा सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सरसों की, जहां पर माना जा रहा है कि इस रबी सीजन में सरसों की बुआई शायद कुछ कमजोर है। आपको याद दिला दें कि पिछला पूरा एक साल हमने सरसों के प्राइसेस एमएसपी और उसके नीचे रहते हुए देखे हैं। तो क्या किसानों ने इस बात को रिएक्ट किया है, इस पर भी करेंगे एक डिटेल एनालिसिस। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी एंड विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा। सबसे पहले लेकिन बात यहां पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स यहां पर देखने को मिले हैं। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो 5% की तेजी थी और ये बेहतरीन हफ्ता था पिछले 2 सालों में, और उसके पिछले वाले हफ्ते में हमने यहाँ पर इसी तरह की गिरावट भी आते हुए देखी थी। लेकिन जो कल देर रात की 3% की गिरावट है और प्राइसेस उसी के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, क्लियरली डे टू डे इवेंट को ये रिएक्ट कर रहे हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो इस तरह के वॉलेटाइल मूव्स, और क्या ये एक नॉर्म बनते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या हमें तैयार रहना चाहिए कि 2025 में भी इसी तरह की वॉलेटिलिटी के साथ जीना पड़ेगा? जी बिल्कुल। 2025 में भी हमें इसी तरह की वॉलेटिलिटी के साथ में ही गोल्ड मार्केट में रहना पड़ेगा। और जो लोग ट्रेड करते हैं दे नीड टू बी वेरी कॉशियस। देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं। पहले तो जैसे ही ट्रम्प जीते तो प्राइसेस एकदम से फॉल हुए। उसके बाद एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा तो वापस प्राइसेस बढ़ गए। उसके बाद कल न्यूज आई कि इजराइल और लेबनान के बीच में समझौता हो रहा है, तो वो समझौते को लेकर वापस गोल्ड प्राइसेस नीचे आए। तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन ओवरऑल हमें 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। यदि ट्रम्प जैसे उन्होंने कहा कि वो कनाडा, मैक्सिको और चाइना के इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, कनाडा और मैक्सिको का तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि वो चाइना के गुड्स के ऊपर टैरिफ और कई तरह के सैंक्शन लगाते हैं तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। यदि अमेरिका में महंगाई बढ़ती है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट जो फेड कट करना चाहता है उसका क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि फेड बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है, और शायद वो उनको ये इस बात को लेकर काफी परेशानी हो सकती है कि ट्रम्प वापस इन्फ्लेशन को बढ़ाने की तरफ कदम ले रहे हैं। लेकिन यदि चाइना वहां पे चाइना में से एक्सपोर्ट कम होते हैं या उनका मार्केट शेयर कम होता है यूएस को लेकर, तो चाइना में एक रिसेशन जैसी स्थिति बनेगी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अफेक्ट होगा, तो चाइना गोल्ड बाइंग शुरू करेगा। यदि यूएस गोल्ड बाइंग नहीं करेगा तो चाइना गोल्ड बाइंग शुरू करेगा। तो ये स्थिति बनी रहने वाली है। यूएस का डेट आज भी 34 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन के आसपास है। उनका रेवेन्यू 4 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। उनके ईयरली एक्सपेंसेस 6.75 ट्रिलियन से ज्यादा ऊपर है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस उनके डेट तो बढ़ने ही वाले हैं। और विथ ऑल दिस काइंड ऑफ सैंक्शन एंड टैक्स कट, यूएस अपने आप की अपनी आर्थिक स्थिति को कितना संभाल पाता है, ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो स्पॉट मार्केट में $2595 का रह सकता है, और सेकेंड सपोर्ट लेवल $2524 का रहेगा। यदि $2524 के नीचे स्पॉट मार्केट में गोल्ड जाता है तो हमें वहां से कम 150 से 200 पॉइंट की और मंदी नजर आ सकती है। लेकिन ये $2524 का जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे कांस्टेंट उसे क्लोजली वॉच करें। एब्सोल्युटली। अगर आपको बता दें, अगर पिछले 4 साल देखे जाएं तो हम हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए नजर आए हैं। तो अगर इस साल के खत्म होने से पहले हम 2500 और 2450 तक आते हैं तो भी हमारे हायर हाइज यहां पर इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि इस साल का लो 2000 के नीचे का है और हाई ऑफ कोर्स हमने ऑलमोस्ट 2800 तक के आते हुए देखे हैं। अब एक घरेलू बाजार की तरफ यहां पर आ जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले सुरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि 2500 तक के लेवल्स यहां पर उसके आसपास देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म बुल मार्केट जो ट्रेंड है वो क्या इंटैक्ट है? जो ये 3000-2900 के लेवल्स हम 2025 के लिए प्रोजेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, क्या वो ऑन कोर्स हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि ओके। यूएस का डेट कम होने वाला नहीं है।
जैसे मैंने आंकड़े बताए कि उनके रिवेन्यू वर्सेस जो एक्सपेंडिचर है उसमें ही बहुत बड़ा गैप है। और यदि आप हिस्टोरिकली भी देखें तो ट्रम्प ने जब पहले भी आए थे तो वहां पर भी वो कोई डेट को, यूएस डेट को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है कि यूएस की आर्थिक स्थिति तो खराब ही है, वो दूसरे देश की आर्थिक स्थिति को खराब करके खुद के देश में कोई मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं कर पाएंगे। डॉलर इंडेक्स को मजबूत करने से यूएस डेट कम नहीं हो सकता, ये हमें समझना चाहिए। तो मैं जो जो एक बुलिश ट्रेंड है, जैसे मैंने हमेशा से कहा है $3,250 बाय मार्च 2026, मैं अभी भी उसके लिए काफी होपफुल। चलिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑफ कोर्स आपको बाजार पर दिन ब दिन नजर रखनी है, जो कि ट्रेडर्स रखते ही हैं। लेकिन अगर आप एक कंज्यूमर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो डिप्स पे खरीदारी के मौके आप यहां पर अभी भी ढूंढ सकते हैं। अगले 1-2 साल के लिहाज से यहां पर अपसाइड ट्रेंड्स हैं। सुरेंद्र जी, साथ ही साथ डोमेस्टिक खरीदारी कैसी है? क्योंकि 48 लाख शादियां हैं, ये हम रोज बात कर रहे हैं, रोज ही काफी शादियां यहाँ पर हो रही हैं और शायद दिसंबर जनवरी का महीना भी इसी तरह जाएगा, जून तक का ट्रेंड ये रहता है। यहाँ पर कैसी बाइंग हम यहाँ पर इमर्ज होता हुआ देख रहे हैं? वेल, थैंक्स टू इंडियाज पॉपुलेशन और यंगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये शादियां तो मेरे ख्याल से अगले 10-15 साल तक इसी प्रकार से हम लोग एक साल में 1-1 करोड़ शादी देखेंगे और एक एक सीजन में लगभग 50 लाख के आसपास मैरिज देखेंगे। हमारी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि खरीदारी फिलहाल बहुत ही अच्छी है। लोग मार्केट में आ रहे हैं और हर डिप पे लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर भी खरीद रहे हैं, कंज्यूमर भी खरीद रहे हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, भारतीय बाजारों में ये ट्रेंड दिखा नहीं है। और खास तौर पर जो सरकार ने भी एक बोनाजा दिया था ड्यूटी कट के बाद में, तो बेहतरीन माहौल है। मार्केट तो बहुत ही अच्छा रहेगा, खरीदारी अच्छी रहेगी और मुझे लगता है कि यदि गोल्ड प्राइसेस और गिरते हैं तो शायद हम पिछले साल के इंपोर्ट के आंकड़ों को मैच कर लें। तो वेल एब्सोल्युटली यहाँ पर सोने की खरीदारी अच्छी खासी है और जहाँ तक प्राइसेस का ट्रेंड है वो आपको मिस्टर मेहता ने बताया। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई सोने की, लेकिन दिनेश सोमानी जी, अब यहाँ से चांदी की क्या सेंस है? क्योंकि 4% की गिरावट ओवरनाइट यहाँ पर भी देखने को मिली। जी बिल्कुल मनीषा जी, गोल्ड और सिल्वर अगर हम दोनों को देखते हैं तो गोल्ड ऊपर में 79,700 या कर 73,300 आया, फिर दोबारा 77,700 गया, मतलब 6,500 गिरकर 4,000 रुपए बढ़ चुका है और अभी भी 75,200-300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि सिल्वर जो है ये नीरस ऊपर से 13,000 रुपए फॉल करके रिकवरी बिल्कुल भी शो नहीं कर रही है और सामने एक्सपायरी आने वाली है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फुलबैक आएगा। तो ये काउंटर थोड़ा सा वीक ही है और गोल्ड सिल्वर का रेशो भी जो कि 24,000 हो गया था, वो 12,500 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है कि 88,600-700 जाती है तो सिल्वर में एक बार दोबारा दिखवाली का रुक आ सकता है। 87,100 के लेवल, 86,500 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 86,500 से इसमें तो लॉन्ग टर्म रिकवरी का ट्रेंड एक बार देखने मिल सकता है। ऑलराइट, साथ ही साथ मेटल्स पर भी एक राय लेना चाहेंगे। दिनेश जी, यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज ओवरनाइट चाहे वो टेरिफ्स की बात है, डॉलर इंडेक्स है, काफ़ी कुछ है जो बाजार एज ऑफ नाउ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करंट लेवल से पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से मेटल्स में क्या किया जाए? जी बिल्कुल, ट्रम्प इज सिनोनिम टू वोलेटिलिटी, मतलब ये साल आ गया तो वोलेटिलिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़नी ही है और मुझे लगता है कि ये बेस मेटल्स में, क्रूड में, गोल्ड सिल्वर में एवरीवेयर देयर इज गोइंग टू बी वोलेटिलिटी। अगर खासकर मैं बेस मेटल्स की बात करूं तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर जिंक नजर आता है 81.5 के आसपास, 281 के आसपास। मुझे लगता है कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करनी चाहिए। 284, 50, 286, 80 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 280 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 804.50 के आसपास बाय करना चाहिए, 812, 818 के लक्ष्य और 800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और एक फाइनल सवाल कच्चे तेल पे, जहां पर भी 3% की गिरावट ओवरनाइट देखने को मिली, यहां पर क्या करने की राय देंगे ट्रेडर्स को? बिल्कुल एकदम रेंज बाउंड है मनीषा जी। क्रूड अगर देखते हैं तो डाउन साइड 58-5750, अप साइड 6040, 6080। तो मुझे लगता है ये दायरा है ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा जोन है। अभी भी 5805, 5810 के आसपास आता है तो एक बार खरीदारी का रुख बन सकता है। दोबारा 5940, 6020 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 5750 के स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, तो वो राय है यहाँ पर सभी कमोडिटीज में कि किस तरह से ट्रेड किया जाए। आपको याद दिला दें कि यूएस फेड के मीटिंग मिनट्स हैं आज शाम को, तो क्लियरली और वॉलेटिलिटी आज शाम के सत्र में भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोयाबीन और सरसों की। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
कमोडिटी राउंडअप और अब जो चर्चा है वो हम एडिबल ऑयल्स की तरफ ले जाएंगे। आपको याद दिला दें कि सोयाबीन की प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है और ऑफ कोर्स इसमें कुछ अटकलें भी थी, लेकिन हमने हाई मॉइस्चर के साथ इसे अलाउ होता हुआ देखा है। हमारे साथ स्टूडियोज में सोपा के मिस्टर DN पाठक हैं जो एक दिन के लिए मुंबई आए हैं इंदौर से। मिस्टर पाठक, एक तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल है आपका, लेकिन बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के स्टूडियोज में यहाँ पर आने के लिए। मैं कल भी कहीं पढ़ रही थी कि इंदौर किसी हाईवे पे यहाँ पर किसानों ने कोई प्रोटेस्ट किया प्रोक्योरमेंट को लेकर, तो क्लियरली इवन एज बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल के दिए गए हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑल इज वेल। अभी भी ऐसा कहेंगे आप? यस, इट इज़ नॉट ऑल वेल। और पिछले एक हफ्ते में प्राइसेस जो थोड़ी सी 200 रुपये ऊपर बढ़ी थी वो फिर नीचे गिरती दिखाई दे रही हैं। तो किसान का डिस्ट्रेस बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि MSP से कम पैसे मिलना तो ठीक बात नहीं है। सारे सॉल्यूशन के बावजूद कीमतें प्रॉप नहीं हो पा रही हैं। और जैसे कि हमने कहा है, जब तक मील का आउटलेट नहीं होगा तब तक ये कीमतें ऊपर लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोयाबीन की सप्लाई अच्छी है, दुनिया भर में फसल बहुत अच्छी है, मील का आउटलेट नहीं है, DDGS अफेक्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब आउटलेट नहीं होगा तो क्रशिंग नहीं होगी, क्रशिंग नहीं होगी तो ख़रीदी कैसे होगी, और ख़रीदी नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस नीचे गिरेंगी। पर मिस्टर पाठक, सीजन तो अब है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बाद में अगर कुछ किया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या उतना होगा? अभी ही कुछ करना चाहिए। बातचीत तो बहुत सारी चल रही हैं। आई थिंक सरकार जो है वो सीज ऑफ द मैटर है, काफ़ी सारी डिस्कशंस उनसे होती रहती हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे 15% मॉइस्चर वाला किया, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। वो मील की आउटलेट नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन की ज़रूरत है इस वक्त। और आपको लगता है वो प्रायोरिटी पे है सरकार के एज ऑफ नाउ? लगता तो है, क्योंकि जिस तरह की बातचीत हम लोग सरकार से कर रहे हैं और सरकारी अमला और अफसर और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स जिस तरह की चर्चाओं में आजकल लगे हुए हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होना चाहिए। ये बात सही है। हम देख रहे हैं कुछ एसोसिएशंस अब यहाँ पर फ्यूचर्स को लेकर फिर से उसकी मांग यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि दिसंबर में जब वो मियाद खत्म हो जाए तो फिर से एक और साल यहाँ पर ना ऐड किया जाए। एज सोपा आपकी उसके ऊपर क्या स्टैंडिंग है? एज सोपा हमारी स्टैंडिंग वही है कि फ्यूचर्स एडिबल ऑयल में तुरंत होना चाहिए, 1 साल पहले होना चाहिए था। सोयाबीन में अभी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सरकार का सोचना क्या है वो एक बड़ी गुत्थी है। जैसा मुझे लगता है कि सरकार अभी भी कन्विंस नहीं है कि फ्यूचर से किसी को मदद मिलेगी। तो अगर कोई सरकार को कन्विंस कर सकें सब लोग मिलके तो कुछ होगा। तो आप लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं एज एसोसिएशंस, एज इंडस्ट्री, एज स्टेक होल्डर्स? एज इंडस्ट्री हमने सेबी से भी, सरकार से भी कहा हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है, अब ऑयल पे आप तुरंत शुरू करिए। 60% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, 16 मिलियन टन। तो ऐसी बड़ी कमोडिटी पे हेजिंग ना होना एक ट्रेड के लिए बहुत बड़ी समस्या है। देखते हैं कि सुनवाई कितनी होती है कि नहीं होती है। दैट इज टू बी सीन। वेल एब्सोल्युटली, अगला एक महीना यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो मियाद पूरी होती है उससे पहले क्या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है या नहीं, और अगर नहीं आता है इसका मतलब ये है कि वो खुल गया है। तो क्लियरली अगला एक महीना यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन सोयाबीन पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, हम सरसों पे भी बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स कल निकल के आई हैं कि देश में इस साल सरसों की कम बुआई हो सकती है, किसान यहाँ पर मूव आउट कर रहे हैं यहाँ पर सरसों की तरफ से, और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस साल बुआई 10% तक भी गिर सकती है। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के MD विजय डाटा हैं। विजय जी नमस्कार। ऑन ग्राउंड क्या आपको भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये रॉयटर्स ने निकाली है? नमस्कार मनीषा जी। अभी अभी मेरे पास SCA का एक इनपुट आया है, लेकिन वो 8 नवंबर का है। वो कहते हैं 50.73 के मुकाबले 8 नवंबर तक 49.90, करीब 1.5% सोइंग कम हुई थी। लेकिन 8 नवंबर की रिपोर्ट आज 26 नवंबर को क्यों डाली है SCA ने? एक्चुअली हम भी सरप्राइज है इस साल। राजस्थान की कुछ फिगर्स आती रही, गुजरात की कुछ आई हैं, बाकी स्टेट्स की हर साल हर वीक आ जाती थी अपडेट्स। इस साल आ नहीं रही हैं, इसलिए इसके बारे में कुछ अभी कहना बड़ा जल्दी होगा। मैं आपको बैकग्राउंड जरूर बता दूं। इस साल मानसून मस्टर्ड सोइंग बेल्ट में बहुत अच्छा रहा, सॉइल मॉइस्चर बहुत अच्छा था, विशेषकर राजस्थान में तो 60% एक्स्ट्रा बारिश हुई। उसकी वजह से सोइंग का जब शुरू हुई, जो समय आता है उस समय सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, कुछ फसल उसकी वजह से डिले हुई। और जब मॉइस्चर कम होने लगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से सोइंग डिले हुई, ये बात सही है। लेकिन राजस्थान के आंकड़े जरूर कहते हैं कि 6-7% कम है। जो राजस्थान गवर्नमेंट तो वीकली आंकड़े दे रही है, उसके हिसाब से करीब 7% सोइंग कम हुई है। लेकिन पूरे इंडिया की कोई भी फिगर
हमको नहीं मिल रही है, इसलिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि 10% कम होगा या 5% कम होगा या नहीं होगा। विजय जी, एक तो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, वो आप एक चीज कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और एट ऑल रीजन है कि इस बार सरसों की बुआई किसान कम करेंगे? हम जानते हैं उन्हें एमएसपी नहीं मिला, हम जानते हैं भाव यहाँ पर नीचे रहे, लेकिन क्या वो एक रीजन रह सकता है या फिर आपको लगता है नंबर्स अपडेट होने देने चाहिए? नहीं, वो रीजन नहीं है, क्योंकि एमएसपी से ऊपर ही सरसों बिक रही है, वो रीजन तो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से किसान कंफर्टेबल था, जब हॉट वेदर था तो वो गेहूं या चने में शिफ्ट हो जाए, ये एक रीजन जरूर रहा है। लेकिन वो कितना % शिफ्ट हुआ है, ये जब तक गवर्नमेंट के सरकारी आंकड़े नहीं आते, ट्रेड में हम लोग किसानों से जो कुछ सुनते हैं, अभी तक सुन रहे हैं, वो यही है कि एरिया कम होगा और 5 से 10% कम होगा, ये जनरल है। लेकिन कल मैं हमारे अलवर जिले में ऐसी न्यूज पढ़ रहा था कि जी। बहुत जगहों पे, ऐसी जगह पे जहां सरसों नहीं होती थी, इस साल अच्छी बारिश की वजह से लोगों ने सरसों बोई है। और मैं भी सरप्राइज था, परसों मैं आ रहा था जयपुर से, तो बहुत जगह ऐसा था जहाँ पे हमारे कुछ डिविजन्स ऐसे हैं जहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती थी, सरसों जमीन खाली रह जाती थी, वहां पे मुझे सरसों के खेत काफी सारे नजर आए। इसलिए बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना के लिए कि एरिया वास्तव में कम हो जाएगा। अब कितना होगा, ये जल्दबाजी है ये बात। तो आपकी क्या सेंस है, आपको क्या लगता है कि किस तरह का एरिया रह सकता है अगर ये रिपोर्ट्स छोड़ दें एक बार साइड में? जी जी, नहीं, मुझे लगता है निश्चित रूप से एरिया तो कम होगा, 5 से 10% के बीच में मैं अभी तक कहने की स्थिति में हूँ। जी विजय जी, मिस्टर पाठक हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में हैं और मैं फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगी क्योंकि ये एक मुद्दा हम यहाँ पर ज़रूर एड्रेस करना चाहेंगे। हेजिंग की ज़रूरत है, 60% इंपोर्ट होता है मस्टर्ड में, स्पेशली जिस तरह की भी हालत रही है, आपकी किस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहेगी सरकार को? देखिए, निश्चित रूप से फ्यूचर्स तो ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको अपने एक और कुछ महीने पहले भी हमने की थी एक, जी। उसमें तय किया था कि भाई फ्यूचर्स खुलने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचती है, इन्फ्लेशन को लेकर के कोई बात है या और कोई बातें हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। कल भी एससीए ने एक लेटर लिखा है कि एटलीस्ट इंपोर्टेड ऑयल्स जो हैं, पाम और सोया, उसके फ्यूचर्स तो खोल ही दिए जाने चाहिए, वो तो खुलने ही चाहिए। जनरल तो हमने यही लिखा है कि सारे फ्यूचर्स खोल दीजिए ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, वरना हमारे लिए हेजिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में। हेजिंग प्राइस डिस्कवरी के लिए भी और मार्केट के कहाँ जाने वाला है इसके लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए, फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फार्मर भी आज पढ़ा लिखा है, आज 90% किसान एजुकेटेड है और वो सारे व्हाट्सएप भी देखता है, मोबाइल पे सारे जी हाँ। उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके पास मैसेज भी आते हैं कब खाद डालना है, कब पेस्टिसाइड डालना है, कब और बीज लेने हैं। और कुछ नहीं तो एक प्राइस रेफरेंस ही हो जाती है उनके लिए, तो क्लियरली एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर मुहैया होनी चाहिए। एक फाइनल सवाल आप दोनों से यहाँ पर प्राइस व्यू पर लेना चाहेंगे। एंड विजय जी, आपसे अब यहाँ से आने वाले अगर 2-3 महीनों की बात की जाए, और क्योंकि खबरों में लगातार रहेगा यहाँ पर सरसों, कैसे देखते हैं आप प्राइस मूवमेंट आगे जाते हुए? देखिए, ये बात सही है कि सरसों ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ही स्टॉक्स रह गए हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ने पिछले दिनों काफी माल छोड़े भी हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट किस तरीके से माल छोड़ती है, तो विदेशी तेलों में काफी मंदा आ गया है, 5-7% भाव घट गए हैं। उतना अभी नाफेड घटाएगी या नहीं घटाएगी और कितना इसमें पैरिटी रहेगी सरसों की क्रशिंग में, ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सरसों कैरी फॉरवर्ड जाने वाली है, ऐसा तो लग रहा है। अब कितनी सरसों बेचती है उसी हिसाब से भाव रहेंगे। लेकिन मेरे को अभी बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती, बाजारों में यही पड़े रहने चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि विदेशी तेलों में अभी भाव काफी घटे हैं। जी, घटे हैं, एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल आपसे भी मिस्टर पाठक, कहाँ से आप क्यूज लेते हुए नजर आएंगे? प्राइसेस पे तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आगे अब वॉच क्या करना चाहेंगे? वॉच हम गवर्नमेंट की पॉलिसी करना चाहेंगे कि सरकार सोयाबीन इंडस्ट्री, क्रशिंग और मील को सपोर्ट करने के लिए क्या कदम उठाती है, उससे कीमतें निकल के आएंगी और सोयाबीन का फ्यूचर जो है उस पर डिपेंड करता है। तो वेल एब्सोल्युटली सरकार की पॉलिसीज पे यहाँ पर नजर रहेगी, मौसम पे नजर रहेगी, बुआई किस तरह से होती है, और ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो कि काफी वॉलेटाइल है, वहां से तो क्यूज आएंगे ही। बहुत शुक्रिया विजय जी, मिस्टर पाठक, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और खाने के तेलों के पूरे सेक्टर के ऊपर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। वेल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।